अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सिंध में घोटकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस में तसादम के नतीजे में 45 अफराद हलाक और 100 से जायद जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया और सुबह पेश आया जब कराची से सरगोदा जाने वाली मिलत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरकर डाउन ट्रैक पर जा गिरी और रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस इनसे टकरा गई। उस वक्त नाजरीन, अभी जो हमारे पास इतलात हैं, ये मालूम है कि कुछ ऐसे लोग जो पैसेंजर्स हैं वो मलबे के तले जो है इस वक्त दबे हुए हैं और अभी तक दबे हुए हैं। और ये जो वाकया हुआ है ये सुबह हुआ है और आज जो इसकी जो ट्रेन एक्सीडेंट है इसकी गूंज जो है पार्लियामेंट में भी सुनाई गई। और जो वफाकी साबिक वजीर रेलवे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक हैं, उन्होंने इस वाकये के बारे में क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। ये जो हादसा हुआ है इसमें बुनियादी वजह वो ट्रैक मेंटेनेंस का नहीं होना। दूसरी बात, रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस नहीं हो रही। हर जो आपकी कोच है वो मेंटेनेंस मांगती है भाई, लोकोमोटिव की मेंटेनेंस मांगता है। आपकी कोई तवज्जो नहीं है इस काम के ऊपर। एक दुकान आप लोगों ने लीज नहीं की 3 साल में, करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है सर रेलवे को, वो मैंने लीज करवानी है दुकानें। तो आपके प्लेटफॉर्म गंदे, आपकी ट्रेनों में खटमल है। पता है आपको इस बात का सबसे बड़ा मसला यह है कि मुसाफिर ट्रेनें खटमलों से अटी नहीं है। तो नाजरीन, उन्होंने हादसे की वजह ट्रैक की खस्ता हालत बताया, मगर अगर मौजूदा वजीर रेलवे आजम स्वाति की बात सुने तो उन्होंने हादसे के बाद क्या बयान दिया, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। रेलवे के हुक्काम और रेलवे इसके जिम्मेदार हैं। रेलवे का ट्रैक टूटा हुआ है, इस जगह पे मैं खुद जाके अभी मुलाजा किया है कि ट्रैक जो है बड़ी अच्छी हालत में। ML1 खुदा न खास्ता अगर उसके अंदर देर होगी तो अपनी रकम से इंशाल्लाह ताला इस ट्रैक को जो, क्योंकि बगैर ट्रैक के बेहतर बनाने के हम रेलवे जो है वो नहीं चला सकते। अब नाजरीन, ML1 के हवाले से साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। ये जो ML1 है CPAC के तहत, इसे 3 साल के बाद ये जो सेक्शन जहां पे एक्सीडेंट हुआ ये कंप्लीट हो चुका होता। लाहौर मुल्तान 160 पे ट्रेन चल रही होती है आज, और ये जहां पे एक्सीडेंट होते हैं इस जगह पे ये नया ट्रैक पड़ गया होता है। तो आप वहां ले गए जहां अब वो अल्लाह न करे हाकिम बंदिश के करीब और 2-3 साल के अंदर वो अपना बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। अगर हिम्मत है हुकूमत में तो कराए इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, इस हादसे की भी और पिछले की भी। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो नाजरीन, जुडिशियल इंक्वायरी उन्होंने तलब कर ली है, जबकि आज कौमी असेंबली में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नाकिस रेलवे ट्रैक का मलबा ऑरेंज लाइन ट्रेन पर डाल दिया। क्या कहा ये दिखाते हैं। आज अगर लाहौर में 300 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर खर्च ना किया गया होता, वो पैसा पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक के ऊपर खर्च किया गया होता तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। नाजरीन, तहरीके इंसाफ की हुकूमत में ट्रेन के 7 हादसात पेश आ चुके हैं। एक दफा ट्रेन में आग भी लगी थी, तो अगर उसको भी काउंट किया जाए तो 8 हादसात पेश आ चुके हैं। माजी में जब कोई हादसा होता तो मौजूदा वजीर आजम इमरान खान उस वक्त के वजीर रेलवे से क्या मुतालबा करते थे, आइए आपको ये भी याद दिला देते हैं। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहली दफा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। नाजरीन, इस हवाले से वजीर आजम ट्वीट भी कर चुके हैं जब वो वजीर आजम नहीं थे कि जो भी वजीर रेलवे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा कि 2005 में भी घोटकी में ही एक हादसा हुआ था जिसके नतीजे में 130 लोग जो थे वो जान की बाजी हार गए थे। हमारी नजर इस हादसे के ऊपर होगी, कल हम आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी वहां से लेके आएंगे। इधर नाजरीन लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हम जो है नजर दोहराते हैं अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान में आज हमले हुए हैं और हमलों में तेजी आ रही है। उस हवाले से क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, और अमेरिका जो है इनखला जब करेगा तो अफगानिस्तान में जो एक अनरेस्ट आएगा उसका बराह रास्त पाकिस्तान पर क्या असर होगा वो आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान में 150 फौजी एहलकार मारे गए या जख्मी हुए। ये हमले तालिबान कर रहे हैं, जबकि बैनुल अक़वामी अफवाज वहां से निकलने के लिए तैयार है। अब अफगानिस्तान के 34 सूबों में से 26 में जंग जारी है और जख्मियों की तादाद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ती चली जा रही है। अमरीका की कोशिश है कि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से निकल जाए, पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वहां पर इलाके पर कब्जे की जंग तेज हो रही है। आज तालिबान ने गौर सूबे के जिला शारिक पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ दोहा में अमन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी और अब अफगान हुकूमत के नुमाइंदे दोहा इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात बहाल हो जाएं। अमरीका के जाने के बाद तालिबान, अल-कायदा और आईसिस दुनिया भर में दहशत गर्दी फैला सकते हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है रुस्तम शाह मोमन को, जो अफगान अमूर के माहिर हैं और अफगानिस्तान में सफीर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जाहिद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अफगान अमूर के माहिर हैं, तज्जियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, मुसन्निफ हैं। इनकी किताबें जो हैं वो मशहूर हुई। हाल ही में इन्होंने किताब लिखी है नो विन वॉर, द पैराडॉक्स ऑफ यूएस पाकिस्तान इन अफगानिस्तान शैडो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, आपसे शुरू करती हूं। जो हाल ही में एक बयान दिया है अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब ने, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ये तैयारी कर रहा है कि जो भी इलाके साबिक फाटा के करीब है वहां पे एक तरीके से अपना असर रसूख बढ़ाए, बल्कि उसने तो इल्जाम लगाया कि इलाकों पर कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान। क्या हम समझें कि ये अफगानियों की फ्रस्ट्रेशन है या खदशा है? और जबकि अब बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ और ये बात वाज़े कर दी गई है, तो फिर क्यों ये ऐसा बयान आया? देखिए, ये जो बयान है सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मोहिब ने, हमदुल्ला मोहिब ने, वो बहुत ही नामुनासिब है और मेरा ख्याल किसी तौर पे कहीं भी डिप्लोमेटिकली इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये इनकी पहली नहीं है इस किस्म की तकरीर। ये जो है इससे पहले जब ये अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा जब हुआ था दोहा में, तो उस वक्त ये अमेरिका में गए हुए थे, तो वहां उन्होंने बहुत ही इस किस्म के इल्जामात लगाए थे खलीलजाद के ऊपर के वायसराय बनना चाहते हैं। तो एक उनका एक पूरी वो मौजूद है। लेकिन असल बात यही है कि ये इस बात की निशानदही करती है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो कशीदगी में इजाफा हो रहा है। जब अभी पाकिस्तान के फौज के सालार जो है कमर बाजवा जब वहां गए थे जी, तो उसके बाद उनके वहां पे जो मुज़ाकरात हुए थे उसका यही आई थी बात कि पाकिस्तान किसी के साथ पार्टीजन नहीं होगा या पाकिस्तान अपनी कोशिश करेगा कि जो है वहां पे तालिबान को लेके आए। और यहां तक बात आई थी कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जिस तरह से पहले तालिबान या इस्लामी इमिरेट्स कायम थी उस तरह की हुकूमत कायम हो। लेकिन उसके फौरन बाद जो प्रेसिडेंट गनी का जो एक डर स्पीगल को जो इंटरव्यू आया था जी, उसमें काफी जो है वो उनकी तरफ से तलखी के भी इल्जाम किए गए थे। तो ये एक मेरे ख्याल बहुत अच्छा साइन नहीं है जो कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है। रुस्तम शाह साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जहां आप बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अब जो साबिक फाटा के इलाके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम हो गए हैं, मगर नाम के ही जम हुए हैं। अगर हम देखें तो वहां पे किसी भी चीज के अमल दरामद नहीं हुआ, ना पुलिस स्टेशन सही तरीके से बन सके, ना अदालतें बनी। और फिर आज इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब का बयान आ जाता है और वो कहते हैं कि जी जिरगा सिस्टम जो है वो वहां पे सही है और बड़ा अच्छा तरीका है। तो ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है, आप तो मेरे से बेहतर जानते होंगे, उन इलाकों के अंदर के ये ना हो कि वो फिर से एक ऐसे इलाके बन जाएं जहां पर राह हमवार हो कि इस किस्म के दहशतगर्द ग्रुप आके बैठ जाएं। अगर उनको जम नहीं किया जाता, मेन स्ट्रीम नहीं किया जाता, तो इसका खदशा जाहिर किया जाता है। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर फाटा में ये मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो जिस खदशे का आप इजहार कर रहे हैं वही होगा, वही खतरा होगा। वहीं पे लॉलेसनेस, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। वहाँ जो निज़ाम है उसको तो ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन नए निज़ाम के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। डिस्प्यूट्स हज़ारों की तादाद में हो गए हैं।
قتل ہر 2 دن کے بعد ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ 6 ایک سال میں کوئی قتل نہیں ہوتا تھا۔ جرائم بڑھ رہے ہیں، ایک طرف پولیس ہے، پھر خاصدار ہے، پھر فوج ہے، پھر فرنٹیئر کور ہے، پھر جو ان کی زمینیں ہیں ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے پولیس اسٹیشن میں اور عدالتوں میں اور کینٹونمنٹس میں۔ نئے نظام کی ابھی وہ روٹس انہوں نے پکڑی نہیں، لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں پرانا ہی نظام چاہیے، لیکن اب تو وہ پرانا نظام شاید آئے گا نہیں، لیکن موجودہ نظام کو آپ کچھ ماڈیفائی کر کے کچھ ہائبرڈ سسٹم آپ وہاں لائیں گے۔ رستم شاہ صاحب، آپ کا خدشہ کیا ہے کہ اگر وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہو پائی افغانستان کے اندر، جو لگ نہیں رہا کہ ہوگی، اس کا براہ راست اثر کیا پڑے گا ان علاقوں کے اوپر؟ دیکھیے، براہ راست اثر فوری طور پہ تو نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہاں پہ کیاس اور کنفیوژن اور وہاں پہ سول وار جیسی صورتحال ہو گئی اور افغان نیشنل آرمی طالبان کے ایڈوانس کو سٹاپ کر دیتی ہے یا ان سے انگیج کر لیتی ہے، یا وہ پھر ان کے ڈیزرشن ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت 9% لوگ افغان نیشنل آرمی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں یا گھر جا رہے ہیں۔ اگر یہ 9% فرض کیا 20% تک یہ ڈیزرشن ریٹ چلا گیا تو پھر تو ایک الارمنگ سچویشن ہوگی، اور اس صورت سے طالبان فائدہ اٹھائیں گے اور وہ کابل پہ جا کر وہ قبضہ بھی کر لیں گے، اور نہ صرف یہ کہ قبضہ کریں گے بلکہ ان کا جو ہدف ہے کہ ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت وہ بنا لیں جس کی قیادت وہ خود کر لیں اور وہ امن ڈیلیور کر لیں، اور وہاں سے ترکستان اسلامک موومنٹ اور داعش وغیرہ کا اور فدائی محاذ وغیرہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کا خاتمہ کر لیں۔ تو اس صورت میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ لوگ انفلکس ہوگا، کیونکہ ویسے بھی بارڈر کی فینسنگ ہو چکی ہے، اور بارڈر کی فینسنگ سے مسائل تو بہت ہیں اس طرف بھی اس طرف بھی، لیکن کم از کم یہ ہے کہ انفلکس اتنا ہم اینٹیسپیٹ نہیں کرے کہ مہاجرین کا اتنا انفلکس فوری طور پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت فینسنگ ہو چکی ہے۔ زاہد صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ فینسنگ تو بہت دفعہ ہوئی، مگر پھر بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی لہر جو افغانستان میں اٹھی وہ پاکستان تک آئی ہے۔ کیا فینسنگ اس کو روک پائے گی؟ پہلی بات۔ اور دوسرا، میں حوالہ دیتی ہوں ایک UN رپورٹ کی جو مانیٹرنگ کمیٹی رپورٹ ہے، اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ شواہد سامنے آئے ہیں کہ القاعدہ کے جو ریمننٹس ہیں ان کے ساتھ بھی طالبان کے اس وقت رابطے رہے ہیں، اور یہ بھی لکھا گیا کہ ISIS کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تعلقات رہے ہیں۔ تو کیا خدشہ ہے آپ کا؟ کیا طالبان اگر متحرک ہوتے ہیں تو یہ مختلف جو ہیں گروہ یہ بھی ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں پہ جو افغانستان میں جو صورتحال ہے، اس سول وار کی صورتحال تو آلریڈی موجود ہے، اور لڑائی اگر شدت پکڑتی ہے وہاں پہ تو پاکستان میں اثر پڑے گا اس کا۔ صرف ریفیوجیز کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 40 سال میں جو افغانستان میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے اس کا تمام جو ہے وہ ایک لحاظ سے دونوں ممالک متاثر ہوئے ہیں، یعنی یہاں پہ الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پہ سب کو پتا ہے کہ طالبان کا یہاں پہ ایک حد تک سینچریز موجود رہی ہیں، طالبان کے لیڈرز بھی رہے ہیں۔ اب تو حالات تھوڑے سے مختلف ضرور ہو گئے ہیں جب سے، لیکن یہ تھا کہ جب اگر حالات خراب رہتے ہیں اور کوئی وہاں پہ مستقل ایک اسٹیبلٹی رہتی ہے، کیوس رہتا ہے، تو پاکستان پہ بھی اثر پڑے گا، اور خاص طور پہ پاکستان کے جو ان علاقے ہیں جہاں کے ابھی ہم نے ضم کیا ہے ان علاقوں پہ بھی پڑے گا۔ لیکن دوسری بات آتی ہے جو آپ نے رپورٹ کی بات کی ہے، یہ ہے UN سیکورٹی کونسل کی سینکشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی جو پہلے بنی تھی ایک ریزولوشن کے ذریعے، اس کی رپورٹ ہے جو کہ ایک لحاظ سے وہ آتی رہتی ہے، مطلب ایک پیریوڈیکل سی رپورٹ ہے۔ اس میں یہ پہلی دفعہ نہیں کہا گیا ہے کہ القاعدہ جو ہے وہاں پہ ہے اور القاعدہ کے تعلقات طالبان کے ساتھ ہیں، اور طالبان میں خاص طور پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ حقانی نیٹ ورک کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ یہ بات تو ایک حقیقت یہ ہی رہی ہے کہ جو ہے جو ایسٹرن جو افغانستان ہے وہاں پہ ایک حد تک ان کی موجودگی رہی ہے، لیکن جہاں تک اب اس کی کتنی حیثیت رہتی ہے یا کتنی ہے
کیونکہ ایک اور بھی 107 رپورٹ میں ایک اور بات بھی کی گئی ہے، وہ یہ کی گئی ہے کہ ہاں طالبان نے جب معاہدہ جب کیا تھا امریکہ کے ساتھ، اس میں ایک شرط تھی جو کہ بنیادی طور پر جس نے راستہ ہموار کیا تھا دوحہ ایگریمنٹ کا، وہ یہ تھا کہ طالبان کی طرف سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور کسی دہشت پر تنظیم کو نہیں کریں گے. لیکن میرے خیال اس رپورٹ کو تو انہوں نے طالبان نے رد کیا ہے. لیکن جہاں تک داعش کا تعلق ہے، داعش میں اور طالبان میں تو بہت بڑا ایک لحاظ کانفلکٹ موجود ہے. ان کے ساتھ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اس میں جو باقاعدہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں طالبان اور داعش کے درمیان، وہ میرے خیال یہ جس کی وجہ سے داعش کمزور بھی ہوئی ہے. اور امریکہ کی جو ایک لحاظ سے جو رہی تھے کنسرن، اس میں یہی تھا. اور جب بھی اس قسم کے حملے ہوتے تھے داعش کے کابل میں خاص طور پہ سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا تھا، تو امریکہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کابل حکومت اور طالبان مل کے اس کا مقابلہ کریں. تو وہ تو خیر کوئی نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے 2 مہینے خاصے کے لحاظ سے جس کو کہتے ہیں بہت ہی گمبھیر ہوں گے افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے. زاہد صاحب، آپ نے جو حوالہ دیا ہے حقانی نیٹ ورک کا، رستم شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. اور جس رپورٹ کا حوالہ دیا ہے زاہد صاحب نے، جو یو این کی رپورٹ ہے جو ابھی کچھ ہی حالیہ شائع ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے: the primary component of the Taliban in dealing with Al-Qaeda is the Haqqani network. Ties between the two groups remain close based on ideological alignment, relationships forged through common struggle and intermarriage. The Taliban has begun and they talk about کہ کیسے جی انہوں نے القاعدہ کے ساتھ جو ہے ایک گٹھ جوڑ بنانا شروع کر دیا ہے، ان کی لسٹیں بنانا شروع کر دی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان مضبوط ہوتے ہیں تو کیا القاعدہ کا جو سر ہے وہ پھر سے اٹھے گا اس خطے کے اندر؟ دیکھیے، القاعدہ کا افغانستان میں کوئی وجود نہیں ہے. کچھ بچے کچے لوگ ہیں، وہ انڈیویجول ہیں، ان کا نہ القاعدہ کی تحریک سے اس وقت کوئی تعلق ہے، نہ وہ القاعدہ کی تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، نہ ان میں یہ کیپیبلٹی ہے اور نہ ان میں اتنی اسٹرینتھ ہے. اور نہ ہی طالبان کسی ایسے گروہ کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے. وہ داعش کی بھی دشمن ہیں، ترکستان اسلامک موومنٹ کی بھی مخالف ہیں، فدائی محاذ کی بھی مخالف ہیں. اپنی موجودگی میں وہ کبھی بھی کسی دوسری گروہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران، رشیا اور چائنا تینوں نے طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات بنا لیے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ داعش ایران کے لیے بھی خطرہ ہے، روس کے لیے بھی خطرہ ہے اور چین کے سنکیانگ کے لیے بھی خطرہ ہے. اور وہ تینوں ممالک سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں طالبان ہوں گے وہی داعش کو ختم کر سکتی ہے، ایلیمینیٹ کر سکتی ہے. اور افغانستان کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ وہاں پہ ایسی حکومت ہو جو امن ڈیلیور کرے، کیونکہ داعش سے جو امن کا جو خصوصاً لغمان میں اور کنڑ میں اور ننگرہار میں اور کابل میں جو واقعات ہوتے رہتے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں سے، جت میں شدت آ رہی ہے، وہ چونکہ اس وقت امریکی فوج جانے والی ہے، ایک وائٹ پیدا ہو گیا ہے. داعش کوشش کر رہی ہے کہ اس وائٹ سے پورا فائدہ اٹھایا جائے. تو افغانستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ داعش کو وہاں سے ختم کیا جائے. تو ان کے کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی فالوئنگ نہیں ہے. اگر زور سے کسی کو اپنے ساتھ ملا لیے وہ دوسری بات ہے، لیکن عوام میں، میسز میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. مگر قطع کلامی معاف رستم شاہ صاحب، یہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سراج الدین حقانی جو ہیں وہ اس وقت ایک پیسفل سلوشن، امن اور جنگ بندی نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ لڑائی سے ہی ہوگا، جنگ سے ہی ہوگا. دیکھیے، سراج الدین حقانی طالبان کے نائب امیر ہیں، ان کے کئی نائب امیر ہیں، ان میں سے ایک سراج الدین حقانی بھی ہے. ان کی وہاں پہ خوست کے علاقے میں ان کی فالوئنگ ہے، کچھ پکتیا میں بھی ان کی فالوئنگ ہے. لیکن طالبان کی جو مجلس شورا فیصلہ کرے گی وہ اس کے پابند ہیں. چاہے وہ فیصلہ ہیبت اللہ خونزادہ پاکستان میں کریں یا دوحہ کا جو شورا ہے وہ کر لیں، لیکن وہ اپنے شورا کے فیصلوں سے، اپنے امیر کے فیصلوں سے کوئی انحراف کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے.
बैरूनी मीडिया उनको उछाल रहा है कि वो शायद कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, उनमें कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं है, उनकी अपनी हैसियत जरूर है लेकिन वो तालिबान का एक हिस्सा है। यानी लाइन ऑफ कमांड जो है वो फॉलो करेंगे। जाहिद साहब आपकी जानिब आऊंगी। अब ये भी बात हो रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स का एक हालिया एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर ये बात की गई है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई अड्डे उनको मिले, मगर पाकिस्तान इससे इनकार कर चुका है। क्या अगर पाकिस्तान इनकार, ये हतमी इनकार है, और दूसरी तरफ ये कि अगर ये इनकार कर चुका है तो क्या अमेरिका कहीं और अड्डे ढूंढेगा जिस तरह के उज्बेकिस्तान में? देखिए, पहली बात तो ये जो अभी रस्तम शाह साहब कहते हैं बिल्कुल सही बात है कि जो है ये अलकायदा का वजूद जो बहुत ही कम, वो पहले भी कुछ लोग रहते थे वहां पे, लेकिन तालिबान जो मैंने पहले बात की रजिस्टर करना शुरू किया, इसका मतलब वो उन पर कंट्रोल रखना चाहते हैं जो भी उनकी छोटे बड़े लोग हैं। और ये बात बहुत साफ है कि तालिबान जो है उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसको हम डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो अपने आप को किसी ग्लोबल जिहादी ग्रुप के साथ वाबस्ता नहीं करेंगे, ये बात बहुत साफ है। अब आइए बेसिस पे, अब सबसे बड़ा मसला वही बन के आया है कि जिस तरह से मैं कहता हूं कि जिस क्योटिक अंदाज में अमेरिका ने यह जंग शुरू की थी बगैर किसी एक स्ट्रेटजी के, उसी क्योटिक अंदाज से उन्होंने वहां से एक लिहाज से निकलना शुरू किया है। अब उनके समझ में ये अब आ रही है बातें कि जो है अगर फर्ज कीजिए वहां से निकलने के बाद सूरत हाल वहां पे बढ़ती है, खराब होती है, या ऐसी सूरत हाल बनती है जहां पे उनके कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आती है, तो उसको किस तरह से रोका जाए। तो वो बेसिस की बात शुरू हुई है और उस बेसिस का मकसद ये कि उनके कहने के मुताबिक वो काउंटर टेररिज्म के लिए। तो मैं समझता हूं कि ठीक है मुज़ाकरात हो रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इस किस्म की बेसिस उनके पास दे। और उसके बाद यकीनी तौर पे जो है वो और लोगों से और ममालिक से बात हो रही ताजिकिस्तान से भी, लेकिन ताजिकिस्तान में भी नहीं मिल सकती उनको किसी बेसिस। रशिया उनकी मुखालफत करेगा, जो अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं उसमें नहीं हो सकता है ये। रुस्तम शाह साहब, क्या पाकिस्तान को देना मुश्किल होगा अमेरिका को ये बेसिस कि जी वहां पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस अफगानिस्तान के अंदर जारी रखें, और अगर ऐसा होता है तो क्या किर्गिस्तान में जो बात की जा रही है उज्बेकिस्तान में भी अमेरिका वहां पे ले सकता है? कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे। देखिए, मुश्किल तो होगा, लेकिन माजी को देखते हुए इसको आप खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। माजी में आपने देखा कि आधी रात के टेलीफोन पे एक हुक्मरान ने सबका सब उनके हवाले कर दिया, अड्डे भी हवाले कर दिए, 500-600 लोगों को पकड़ने का भी वादा किया, सफीर को पकड़ने का भी वादा किया। तो ये सिर्फ आधी रात के टेलीफोन पे हुआ जिसमें कोई मशावरत शामिल नहीं थी। अगर उस तारीख उस माजी को देखें तो फिर तो इम्कान हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ये गलती नहीं करेगा, माजी से उन्होंने सबक सीखा होगा। रुस्तम शाह मोमन साहब, जाहिद हुसैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिद हुसैन साहब का कहना था कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका को ठिकाने देना इस वक्त बहुत मुश्किल होगा, मगर रुस्तम शाह साहब कहते हैं कि ये मुश्किल तो होगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान ये गलती नहीं करेगा। मगर अगर माजी की तरफ देखें तो माजी के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका को ये ठिकाने दिए हैं। दोनों तज्जिया नगारों का ये कहना है कि जो तालिबान है वो नहीं चाहेंगे कि अलकायदा जो है वो यहाँ पे मजबूत हो, इसलिए चूंकि उन्होंने मुआहदा किया है कि किसी भी ग्रोह को इस अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा जो बाहर मुल्कों में हमला करे। नाजरीन, इधर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे जनाब फारूक सत्तार साहब। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक सत्तार जो साबिक कन्वीनर MQM, साबिक वफाकी वजीर और मेयर कराची भी रह चुके हैं, और आजकल वो फिर से सियासी तौर पर सरगर्म हो रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं सरगर्म था ही मगर आपको अब नजर आ रहा हूं, और पीपल्स पार्टी पर सिंधु देश के हवाले से भी इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में नाजरीन CTD के सामने रॉ के साथ ताल्लुकात के इल्जाम की वजह से वो पेश हुए। याद रहे कि अल्ताफ हुसैन ने जब मुतनाज़ तकरीर की तो MQM ने फारूक सत्तार की सरबराही में लंदन में अल्ताफ हुसैन और MQM से ताल्लुकी का इजहार किया था और खुद को MQM पाकिस्तान जाहिर किया था। 2018 के इंतखाबात के मौके पर MQM पाकिस्तान अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हो गई और मुंतखब नुमाइंदों ने फारूक सत्तार को तंजीमी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया था। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, मगर ऐसा अब लग रहा है कि जो MQM के मुख्तलिफ धड़े हैं अब
आप लोगों का इत्तेफाक हो रहा है और किसी किस्म का इल्हाक हो रहा है? क्या इल्हाक होने जा रहा है एमक्यूएम के मुख्तलिफ दरों का? भाई मेरे किसी एक भाई ने ये बात की जो दुरुस्त है कि पीडीएम में बिल्कुल मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली जमातें किसी एक मकसद के लिए इकट्ठा हो सकती हैं। तो इस वक्त गुज़िश्ता 12 सालों से शहरी सिंध बिलखुसूस कराची और हैदराबाद को जिस नहज पर लाके खड़ा कर दिया गया है कि सरकारी रोजगार गैर आईनी कोटा सिस्टम से पहले ही हमारे नौजवानों से छीन लिया गया और जाली डोमिसाइल पे बाहर से आने वालों को हमारे कोटे की नौकरियां भी दे दी गई। बल्दियाती वसाइल और तरक्याती फंड्स रोककर कराची को खंडर बना दिया गया, हैदराबाद को भी। और जो बचा कुचा फिर कारोबार और तिजारत थी वो लॉकडाउन के नाम पे जिस तरह लोगों की फ्लीसिंग और लूट मार हो रही है, उनको जिस तरह कर्जों में जकड़ा जा रहा है, गोया कि वो अपना कारोबार अब जो वडेरों जागीरदारों ने सूबाई हुकूमत के 12 सालों में खरबों रुपए कमाए वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना के उनके कारोबार खरीदेंगे, बड़ी बड़ी पूरी मार्केटें खरीद लेंगे। तो छोटा ताजिर और कारोबारी तो फारिग हो गया। अब ले दे के ये टाउनशिप्स बची थी, तो ये बहरिया टाउन में भी अगर आप देखें जो कल हुआ, जिस तरह का अटैक हो, देखिए कौम परस्ती कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये इस तरह मुसल्ला अटैक करना, अमलाक को, जायदाद, दफातर को, शोरूम को नजर आतिश करना, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को तबाह कर देना और फिर एक टाउनशिप की जो रही सही साख थी उसको भी तबाह कर देना, तो मैं समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का उसमें पैसा है। ये बहरिया टाउन पर हमला नहीं, ये कराची पर हमला है। अच्छा, चूंकि मैं इसके ऊपर बाद में आने लगी थी फारूक भाई, तो मगर फिर भी पूछ लेती हूँ, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आपने कहा है कि बहरिया टाउन के बड़ों की सिंध हुकूमत के साथ ठन गई है, इसलिए कराची का वाकया पेश आया। आपका इशारा किस तरफ है, क्या कह रहे हैं आप? दो तीन तरह से तज्जिए कर सकते हैं। तो एक तज्जिया ये भी लोग कर रहे हैं कि भाई ये हैंड इन ग्लव थे। जरदारी साहब का एक खास ताल्लुक हमेशा बताया जाता है मलिक रियाज साहब के साथ, और फिर लाहौर में जो घर हैं पीपल्स पार्टी के बड़ों के पास, वो किसकी मरून मिन्नत है, क्या ये सारी बातें तो तश्ते अज़बाम है, आम लोगों की मालूमात में है ना, ये कॉमन, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज। ये सबको तो अगर ये देखें तो फिर जो कल हमला हुआ इसकी तैयारी 15 दिन से हो रही थी। तो साइबर क्राइम है, पुलिस है, 15 दिन से उसने ये नोटिस नहीं किया कि इश्तियाल अंगेजी है, शदीद रद्द अमल है और कौम परस्ती के नाम पे नस्ल परस्त हमला करने वाले हैं बहरिया टाउन पे। तो फिर वहां पे आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत खबरदार कर रही है मलिक रियाज साहब को? मुझे ये लग रहा है कोई मैसेज दिया गया मलिक रियाज साहब को सिंध हुकूमत की तरफ से, पता नहीं किस बात पे इख्तिलाफ हुआ उनकी पार्टनरशिप में या किस बात पे कहाँ इख्तिलाफ हुआ, मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक इसका पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जो दूसरा पहलू इसका ये कि ब्लैकमेल करना, उस टाउनशिप में जो प्रोटेक्टेड है उसमें अपने लोगों को घुसाना, जो अतराफ में आबादियां हैं उनके लोगों को घुसाना और वहां से भत्ता ले सकें, वहां के रेजिडेंट से वो महीने का कोई ना कोई चीज एक्सपेक्ट कर सके, वहां के प्रॉपर्टी डीलर। ये काफी बड़ा इल्जाम आप सिंध हुकूमत के ऊपर लगा रहे हैं कि सिंध हुकूमत भत्ता लेना चाहती है और मलिक रियाज साहब को एक तरीके से ब्लैकमेल कर रही है। ये सख्त इल्जामात हैं। जाहिर है हम उनसे भी मौकफ लेंगे प्रोग्राम, कोई किसी और प्रोग्राम में, मगर एक चीज मैं आपसे वाजे तौर पे पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि जब आप कहते हैं कि जी हम इल्हाक करें मुख्तलिफ एमक्यूएम धड़ों का, तो ये सवाल उठता है कि फिर लीडर कौन होगा, कौन किसकी सरबराही में जो है वो आगे आएगा। हमने देखा कि मुस्तफा कमाल साहब ने आपके बारे में हाल ही में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, देयर इज बीन अ लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। तो अब क्या होने जा रहा है? क्या मुख्तलिफ जो एमक्यूएम के फैक्शंस हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे जिस तरह एमएमए रही या आपने पीडीएम का जिक्र किया, या कि आप लोग एक ही एमक्यूएम बनने जा रहे हैं? देखें, हम तो 1996 से एक प्योर महाजिर पॉलिटिक्स को छोड़ के शहरी सिंध की पॉलिटिक्स और एक नेशनल पॉलिटिक्स में मुत्तहिदा के नाम से आ गए थे, आपको मालूम है। अच्छा, फिर पीएसपी ने भी कमोबेश इसी बुनियाद पे अपनी इमारत खड़ी करने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन कुछ छोटी तंजीमें ऐसी हैं जो पहले दिन से लगी हुई थी, चाहे वो महाजिर कौमी मूवमेंट या कोई और हो,
اور ان کے اکابرین کہتے رہے کہ نہیں جی مہاجروں کا استحصال صرف ہو رہا ہے، باقی قومیتوں کا نہیں ہو رہا، جبکہ حقیقت یہ کہ اب تو سندھ کے شہروں میں رہنے والے مہاجر ہوں، سندھی ہوں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، سرائکی ہوں، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی بلتی، اگر پانی 65 کروڑ گیلن پانی نہیں آئے گا یومیہ اضافی تو سب پانی کو ترسیں گے اور آپس میں لڑیں گے، یہ لسانی فساد ہوگا۔ اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ دنیا کے 20 بڑے شہر ہیں، اس میں 7واں نمبر کراچی کا ہے، واحد کراچی شہر ہے جہاں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ۔ مگر فاروق صاحب میرا سوال ادھر کا ادھر ہی ہے کہ آپ لوگ اگر جی چونکہ وقت کی قلت ہے، میں نے کہا میں آپ کو جی ہاں، تو اس لیے اتنے زیادہ مسائل اور اتنے گمبھیر مسائل کہ جب ایم کیو ایم جن مسائل کے حل کے لیے بنی تھی ان سے بھی کہیں زیادہ مسائل ہو گئے۔ کوٹا سسٹم اپنی جگہ غیر آئینی طور پر قائم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پی ایس پی کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی رات کو ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ منیمم ایک ایجنڈے پر آپس میں ہمیں کہیں ایک جگہ جمع ہونا ہوگا۔ تو منیمم ایجنڈا طے ہو گیا کہ بھی طے ہونا ہے؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے اپنی رائے دی ہے، چھوٹی تنظیموں نے اپنی رائے دی، ان کے بڑوں نے، پھر میں نے بھی آج پریس کانفرنس میں کہا اب خالد مقبول کی طرف سے یہ نیریٹو آنا ہے۔ ایم کیو پاکستان وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اجارہ داری ہے، منوپلی ہے، کیونکہ وہ اس لیگیسی کو ہولڈ کرتے ہیں جو الطاف حسین صاحب کے زمانے سے جو ایم کیو ایم میں جو انہیں کامیابی ملی تھی ایم کیو ایم والوں کو، وہ آج بھی اسی خمار میں ہے کہ وہ اسی ہے، حالانکہ اس ایم کیو ایم کو آپ کی نظریں ساری خالد مقبول کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں؟ نہیں، اس لیے ہے کہ جو ہمارا ایک منیمم ووٹ بینک ایم کیو ایم کا، میرے الگ ہونے سے 2.5-3 لاکھ کا ووٹ بینک 4 لاکھ کا میرے پاس ہوگا، 3-4 لاکھ کا ایم کیو ایم کے پاس ہوگا، 1.25 لاکھ کا مصطفیٰ کے پاس۔ میں نے آج یہ بھی کہا خالد مقبول سے کہ اگر ہم سب ہوش کے ناخن، ہم سب وزڈم پریویل نہیں کرتی ہے، ہم سب نوشتہ دیوار نہیں پڑھتے ہیں، اور میں نے آفر کی ہے بار بار ایک اربن الائنس کی بات کی ہے، تو اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو NA 249 میں حال ہی میں مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ لیے، تو میں نے کہا میں بھی میدان میں آ جاؤں گا تو میں آپ دونوں سے زیادہ ووٹ لے لوں گا، لیکن ہم تینوں کے ووٹ ڈیوائیڈ ہوں گے۔ اب بتائیے آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ تو میں نے ان کو سمجھایا آخری بار، تو میں بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا سب سے زیادہ ووٹ ہوگا، لیکن میرا ووٹ بھی میری نیا بھی کنارے پر نہیں لگے گی، ہم سب سمندر کے بیچ میں رہ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے بات کی اربن الائنس کی، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، مگر آپ کی نظریں ہیں خالد مقبول کی طرف، اگر وہ مانے تو پھر ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے جو ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہماری نظر اس سٹوری کی پر رہے گی۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔